अपने मकान में अपने अम्मी, अब्बू और दादी अम्मा के साथ रहती थी। प्रीति के अब्बू और दादी अम्मा को सदा से एक बेटी की ही ख्वाहिश थी, मगर अफसोस कि प्रीति का कोई भाई नहीं हो पाया। देखो जरा कैसे जबान चला रही है। ए रमेश, जरा समझाओ अपनी बेटी को, मुंह तोड़ दूंगी इसका मैं। प्रीति, अपनी दादी अम्मी से माफी मांगो। जी अप्पू, मैं माफी मांग लूंगी, पर मैंने कोई नामाकूल बात नहीं की। मैंने फक्त यही कहा कि अभी बिजली नहीं है, थोड़ी देर में चला दूंगी गीजर। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो अभी उनसे माफी मांगो। सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्रीति अपनी दादी अम्मा और अब्बू की रफाकत को तरस गई थी। वो दोनों जो कहते ये खामोशी से मान लेती और उनकी खिलाफत कभी नहीं करती, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कभी तो उसे प्यार नसीब हो जाए। बेटी, आज तुमने अपने कॉलेज के इम्तिहान के लिए पढ़ाई नहीं की। इम्तिहान का कोई खौफ नहीं है तुम्हें? अम्मी, पढ़ाई तो करनी थी, लेकिन दादी अम्मा ने अपने कपड़े धोने के लिए दे दिए। और आपको तो इल्म है ना कि मैं उनकी किसी बात से इनकार नहीं करती। फिर अब्बू और दादी अम्मा के पाँव को भी दबाना था, उसी में पूरा वक्त बर्बाद हो गया। बेटी, कब तक उन दोनों की मोहब्बत हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद करती रहोगी? उन दोनों माँ बेटे को खुश करना नामुमकिन है। मैं तो इन मुश्किलों से निकल नहीं सकती, लेकिन तुझे जल्द से जल्द निकाह करके किसी खुशगवार माहौल वाले घर में भेज दूंगी। कोई बात नहीं अम्मी, अगर मैं अपनी जिंदगी में थोड़ी सी भी कुर्बानी देकर दादी अम्मा और अब्बू को खुश कर पाई तो वो मुझे मंजूर होगा। प्रीति अक्सर अपने मनपसंद शौक को दादी अम्मा और अब्बू के सामने नहीं दिखाती थी। उसे मौसीकी, रक्स करना और सजना संवरना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी दादी अम्मा और अब्बू को पसंद नहीं था। इसीलिए वो ये काम खामोशी से करती थी। लेकिन एक दिन एक कंगन बेचने वाला गांव से गुजर रहा था। कंगन ले ला, झुमके ले ला, खूबसूरत बिंदिया ले लो। प्रीति, इधर आ। खबरदार जो उस कंगन वाले के पास गई, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। चलो मेरे पास आओ, मेरे पाँव दबाओ। जी जी दादी अम्मी। प्रीति वैसे तो दादी अम्मा के पैर दबा रही थी, लेकिन उसका दिल कंगन वाले की तरफ ही था। प्रीति की अम्मी ने ये नजारा देख लिया और वो खामोशी से अपनी बेटी के लिए 2 जोड़े कंगन ले आई। प्रीति, जरा बावर्ची खाने में आना, कुछ काम है। जी अम्मी, अभी आई। दादी अम्मा 2 मिनट रुकिए, मैं अम्मी की मदद करके आती हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मुझे इल्म था कि तुम्हें कंगन खरीदने हैं। अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं, कितना खूबसूरत कंगन है। मैं इन्हें अभी पहनकर देखती हूँ। प्रीति कंगन पहनकर मशरूर होकर रक्स करने लगती है और कंगन की खनखनाहट पर झूम उठती है। तभी उसकी दादी अम्मा वहाँ पर आ जाती हैं। प्रीति, बोला था ना तुझसे कि कंगन नहीं पहनने हैं, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने ही तुम्हें बिगाड़ रखा है। दादी, बस थोड़े वक्त के लिए ही पहने हैं मैंने। आप नाराज मत होइए दादी, प्लीज दादी, मैं अभी उतार देती हूँ। दादी गुस्से में प्रीति के हाथ से कंगन निकालने की कोशिश करती है। उन्होंने प्रीति का हाथ बहुत कस कर पकड़ा और कुछ कंगन प्रीति के हाथ में ही टूट गए। उसकी कलाई और हाथों में कांच की किरचियां चुभ गईं और वो तकलीफ से चिल्ला रही थी। दादी अम्मा, बख्श दीजिए, मैं उतार दूंगी, मैं खुद करती हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है। सब तेरी गलती है, ना तुम कंगन पहनती ना ये सब होता। गधी कहीं की। निकालो सारे कंगन और यहाँ सफाई कर देना। दादी अम्मा बावर्ची खाने से बाहर चली जाती हैं और प्रीति तकलीफ से रो रही है। प्रीति की अम्मी उसके पास आकर प्यार से सारे कांच की किरचियां निकाल देती है और उसके हाथों में मरहम लगा के दूसरी सुबह दादी अम्मा प्रीति को काम पर लगाने के लिए आ जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है? तेरे हाथ तो सोने के बन गए हैं। दादी अम्मा रमेश और प्रीति की अम्मी को जोर से आवाज लगाती हैं। अरे ये तो मुआवजा हो गया। अरे सुनो रमेश, देखो इसे। अरे ओ रमेश, इधर आजा जल्दी। बहू,
तुम दोनों भी आओ। दोनों खाविंद और बेगम दौड़ते हुए प्रीति के कमरे में आते हैं और नजारा देखते हैं कि प्रीति के हाथ सोने के बन गए हैं। अरे ये तो सोना है, खालिस सोना। ये तो करिश्मा कर दिया तुमने। मुझे नहीं इल्म कि ये कैसे हुआ। मैं बस सुबह जगने के बाद दादी अम्मा की मदद के लिए अपने हाथों की पट्टियां खोल रही थी और मेरे हाथ सोने के बन गए। देखो, ये पट्टी भी अब सोने की बन गई है। बेटी, जरा मेरे इस चश्मे को अपने हाथों में रख कर तो देखो। प्रीति अपनी दादी अम्मा के चश्मे को हथेलियों के बीच रखती है और वो भी सोने का बन जाता है। या अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमारी बच्ची को कितनी खूबसूरत नेमत से नवाजा है। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मेरी नजरों का तारा। प्रीति को यकायक अपनी दादी अम्मा और अब्बू से बेतहाशा प्यार मिल रहा था। बेटी, चम्मच को खालिस सोने का बना दो। मेरी प्यारी बेटी, इस गुलदस्ते को भी खालिस सोने का बना दे। धीरे धीरे प्रीति अब घर की शहजादी बन गई थी। उसकी अम्मी तो उसे प्यार करती ही थी, अब दादी अम्मा और अब्बू भी उसे मोहब्बत करने लगे थे। उनके घर के हालात अब काफी बेहतर हो गए थे। उन्होंने सोना बेचकर बड़ा बंगला खरीद लिया था। मुलाजिमों की कतार लग गई थी और पूरा परिवार शहंशाहों की तरह राज करने लगा था। प्रीति के हाथों को सोने का बने हुए अब पूरा 1 साल हो गया था। वो सुबह उठी तो घबराकर रोने लगी। अम्मी, जल्दी आइए यहाँ। क्या हुआ प्रीति? सुबह सुबह क्यों रो रही हो? प्रीति अपने हाथ आगे करके अपनी अम्मी को दिखाती है। उसके सोने के हाथ अब सोने के नहीं थे। अम्मी, अब मैं क्या करूंगी अम्मी? दादी अम्मा और अब्बू हमें घर से बेदखल कर देंगे। अब वो मुझे कभी मोहब्बत नहीं करेंगे। प्रीति के रोने की आवाज सुनकर थोड़े ही वक्त में अब्बू और उसकी दादी अम्मा वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरी प्यारी बच्ची? दादी अम्मा और अब्बू दोनों बोलते हुए ठहर जाते हैं। या अल्लाह, ये क्या कर दिया तूने? नामुराद, बस यही एक कसर रह गई थी। प्रीति, तुम्हें हमारी खुशियों से कोई शिकवा है क्या, जो खुद के हाथ खराब कर लिए? जनाब, ऐसे न कहिए आप लोग, उसे भी निहायत बुरा लग रहा है। उसने ये सब जानते बूझते तो नहीं किया है ना? प्रीति खौफ से बस रोती जा रही थी और खामोश थी। खामोश, बिल्कुल खामोश मीना। तुम माँ बेटी का क्या करूँ मैं? निकाल दो, इन दोनों को अभी घर से निकाल दो। जितना सोना हमें मिलना था वो हमें मिल चुका है। अब इन माँ बेटी की हमें कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ तुम दोनों, अभी के अभी। मेरे घर में एक लम्हा और रुकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति और उसकी अम्मी रोते हुए घर से निकल जाते हैं। ना उनको कोई रकम दी गई और ना ही कुछ सोना। बस 2 अदद कपड़ों के साथ माँ और बेटी सड़कों पर भटक रही थी। एक पुराने टूटे फूटे खंडरात में रात गुजारी और सुबह होते ही उन दोनों की किस्मत पलट गई। अम्मी, उठो, ये देखो। हाँ, ये हाथ क्या हुआ? क्या ये? प्रीति और उसकी अम्मी की आंखों में मसरत के आंसू थे। प्रीति के हाथ जो एक दिन के लिए बदल गए थे, वही हाथ अब हीरे के बन गए थे। प्रीति और उसकी अम्मी अपने हरीस अब्बू और दादी अम्मा से बहुत दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। उनकी जिंदगी में बेशुमार दौलत और प्यार नसीब हो जाता है और उनके इर्द गिर्द कोई भी तकलीफ नहीं होती। यह किस्सा उस वक्त का है जब पृथ्वी पर बादशाहों का राज हुआ करता था। श्रीलंका में एक गरीब किसान के घर में एक खातून का जन्म हुआ जिसके पैर सोने के थे। हमारी बेटी के पैर सोने के हैं, इसी वजह से हम इसे परसोना कह के बुलाएंगे। परसोना जब बड़ी हुई और चलने फिरने लगी, तब उसके अब्बू को ये एहसास हुआ कि परसोना धातु मतलब मेटल की बनी हुई किसी भी चीज को अपने कदमों से छूती है तो फिर वो सोने की चीज बन जाती है। अगर लोगों को हमारी बेटी की सच्चाई का पता चल जाएगा तो लोग हमारे फायदे के लिए हमारी बेटी को अगवा कर सकते हैं। किसान ने अपने आका से जादुई जुराब लेके हमेशा के लिए अपने खातून के पैरों में पहना दिए
इस तरह परसोना के जादुई पैरों का राज कई अरसे तक गांव वालों से छुपा रहा। बड़ी होने के बाद परसोना खेत में अपने अब्बू की मदद करने लगी। परसोना, तुम हर वक्त अपने पैरों में जुराबें क्यों पहनती हो? इस वक्त तो कितनी गर्मी है, इन जुराबों को उतार क्यों नहीं देती हो? वो मेरे पैरों में गंदी मिट्टी और गंदे पानी से फोड़े फुंसी हो जाते हैं, इसी वजह से हकीम साहब ने कहा है कि मैं जुराब पहन कर रहा करूं। कोई भी राज हमेशा राज बनकर नहीं रहता है। एक ऐसी हालत आ बनी जिसकी वजह से परसोना के अब्बू को परसोना के पैरों का राज खोलना पड़ा। राज्य पर चीनी राज का आक्रमण हो गया और चीन का बादशाह सब कुछ लूट कर ले गया। श्रीलंका का बादशाह गांव-गांव जाकर गरीब हो चुकी जनता की हर तरह से मदद कर रहा था। मेरे मुल्क के प्यारे लोगों, इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ हूँ। मैं किसी को भी भूख से मरने नहीं दूंगा। आप लोग भी अगर हो सके तो एक दूसरे का हर मुमकिन मदद करें। किसान से बादशाह और जनता की तकलीफ देखी नहीं गई। उसने बादशाह को अपनी बेटी के जादुई पैरों के बारे में बता दिया। बरसों बाद परसोना ने अपने जुराब उतारे और वो लोहे की बड़ी बड़ी प्लेटों पर चल पड़ी। लोहा सोने में बदल गया। इस तरह से परसोना के पैरों की वजह से एक बार फिर मुल्क में खुशी और बरकत आ गई। परसोना बेटी, हम तुम्हें एक महल बनाकर देना चाहते हैं। पूरे मुल्क की यही ख्वाहिश है। बादशाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं अपनी अम्मी और अब्बू के साथ अपने ही घर में खुश हूँ। बादशाह की बेटी जैकलीन ने जब परसोना को इतनी इज्जत मिलते हुए देखा तो उसे बेहद जलन हुई। खानूम मैं हूँ और सारा सामान उस परसोना को मिल रहा है, सिर्फ उसके कदमों की वजह से। खानूम जैकलीन ने प्रेतों के आका की पूजा की और एक काली चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल, मैं तुझे 13 बकरे खाने को दूंगी, सिर्फ परसोना से उसके कदमों की खासियत छीन ले। 13 बकरे, आपका काम हो जाएगा खानूम। परसोना एक दिन जब अपने घर पर सो रही थी तो चुड़ैल ने उसके कदमों पर मंत्र पढ़कर अपना काला पानी छिड़क दिया। अगली सुबह जब परसोना सोकर उठी तो उसके पैर कोयले के बन चुके थे। अब्बू, मेरे पैरों को क्या हो गया? ये बिल्कुल काले पड़ गए हैं। परसोना ने अपने कदमों से जिस भी चीज को छुआ वो कोयले की बन गई। परसोना के अब्बू परसोना को लेकर अपने आका के पास गए, जिन्होंने कई अरसे पहले परसोना की खातिर जादुई जुराबें दी थी। ये किसी चुड़ैल के जादू की वजह से हुआ है। तुम्हें अपने पैरों को वापस पहले जैसा करने के लिए पूर्णिमा की चांदनी रात में कमल के फूल के तालाब में अपने कदमों को धोना होगा। परसोना ने पूर्णिमा की खिली चांदनी में कमल के फूल से भरे हुए तालाब में जब अपने कदमों को धोया तो फिर वापस उसके पैर सोने के बन गए और एक बार फिर से उनकी खासियत वापस आ गई। खानूम जैकलीन ने फिर चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल, तुम्हारे जादू ने असर नहीं किया, परसोना के पैर वापस सोने के बन गए हैं। परेशान ना हो खानूम साहिबा, इस बार मैं परसोना के पास कोई उपाय नहीं छोड़ूंगी। एक रात जब परसोना सो रही थी तो चुड़ैल ने फिर उसके पैरों को कोयला बना दिया और उसी रात मुल्क के सारे तालाबों पर अपना पानी छिड़क कर सभी कमल के फूलों को बर्बाद कर दिया। अब देखती हूँ कि परसोना क्या करेगी। अगली सुबह जब परसोना सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पैर वापस कोयले के बन गए हैं। अरे ये क्या, मेरे पैर तो वापस कोयले के बन गए हैं। परसोना पूर्णिमा की रात में मुल्क के सभी तालाबों पर गई, लेकिन किसी भी तालाब में कमल के फूल नहीं थे।
लगता है मुझे इन कोयले वाले पैरों से ही काम चलाना होगा। बादशाह का बेटा मेंडिस पिछले कुछ दिनों से परसोना पर नजर रखे हुए था। वो परसोना से मोहब्बत करता था। अगली सुबह मेंडिस एक कमल के फूल को लेकर परसोना के पास पहुंच गया। परसोना, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये कमल का फूल तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मैंने 3 रोज पहले एक तालाब से तोड़ा था। इसे मैंने एक बाल्टी में पानी भरकर रखा हुआ था। इसी वजह से ये अभी तक ताजा है। इसे ले लो, वरना ये मुरझा जाएगा। परसोना ने उस फूल को अगली पूर्णिमा तक पानी में रखकर मुरझाने नहीं दिया। पूर्णिमा आने पर चांदनी रात में परसोना उसी बाल्टी में अपने पैरों को डालकर खड़ी हो गई जिसमें कमल का फूल था। उसके पैर वापस सोने के हो गए और उसकी खासियत वापस लौट आई। एक बार फिर परसोना की किस्मत साथ दे गई, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। चुड़ैल तीसरी बार परसोना के पैरों पर अपना जादू करने के लिए आ गई, लेकिन इस बार आका वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी केतली से पानी निकालकर चुड़ैल के ऊपर छिड़क दिया और चुड़ैल हमेशा के लिए जलकर राख हो गई।